सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी हरियाणा पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट तैयारी जो है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर 2025-26 की जो है यहाँ पर करवाई जा रही है। इसी सीरीज में जो है हरियाणा जीके की हमारी सीरीज चली हुई है, जिसका जो है आज हम यहाँ पे कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं, 49वां जो है भाग डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट 48 वीडियो मैं करवा चुका हूं और बहुत ही हेल्पफुल ये सारी वीडियो आपकी रहने वाली है आगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारी वीडियो सीरीज, कोई अगर ऐसा नया बच्चा जुड़ा है जो पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो सीक्वेंस वाइज एक एक करके सारी वीडियो देखिएगा। बहुत सारी लॉट्स ऑफ नॉलेज आपको इस वीडियो सीरीज से मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन और अलकायदा पर हमले के लिए अमेरिका द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का कोड नेम क्या था। तो अफगानिस्तान में जो तालिबान था उसका शासन और अलकायदा पर हमला करने के लिए जो है अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो है इस ऑपरेशन का नाम था। और इसको कब चलाया गया था, अक्टूबर 2001 में जो है इसको चलाया गया था, ठीक है। अक्टूबर 2001 में जो है ये जो ऑपरेशन था ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिटेल से जो है मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी यहां पर आपको दे दिया है ताकि कहीं और जो है आपको ना जाना पड़े, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में जो है अधिक देखी जाती है। तो भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि प्रच्छन्न बेरोजगारी होती क्या है। मतलब कि फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलिएगा, जहां पर जो है फॉर एग्जांपल एक कोई क्षेत्र है, ठीक है, ये एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो है जरूरत से ज़्यादा जो है श्रमिक लगे हुए हैं काम करने के लिए। जब जो है जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज़्यादा जब श्रमिक लगे होते हैं किसी क्षेत्र में तो उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी बोला जाता है। और ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी का एग्जाम्पल है ये आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेगा, कृषि क्षेत्र में जो है ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से जो है कृषि क्षेत्र में अधिक देखी जा सकती है। यह एक ऐसी स्थिति होती है जहां जरूरत से ज्यादा जो लोग हैं काम में लगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी। यहां पर हम भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पिछली वीडियोस के बारे में इनफ टाइम जो है हम भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में बात कर चुके हैं। सिर्फ हम इसके बारे में ये बात करेंगे इस क्वेश्चन में कि किस आयोग ने सिफारिश की थी जिसके बाद जो है भारतीय रिजर्व बैंक का जन्म हुआ था। तो ये था हिल्टन यंग आयोग, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। और यह आयोग कब गठित किया गया था, 1926 में जो है इस आयोग का गठन किया गया था। यह चीज भी जो है आप याद रखेंगे, 1926 में आयोग ने सिफारिश की थी, जिसके बाद 1934 आरबीआई एक्ट बनाया गया था, जिसके बाद जो है 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की जो है स्थापना की गई थी। आई होप यहां तक सारी जानकारी जो है बिल्कुल आसान भाषा में आपको प्राप्त हुई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ये देखिएगा यहाँ पर डिटेल से मैंने ये चीज़ें लिख दी गई है, एक ही जगह जो है सारी चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली, बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है सारी चीज़ें आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए। जिन बच्चों का अंतिम चांस है ना, तो वो बच्चे जो है एक बार थोड़ा सा विश्वास करके जो है इस प्लेलिस्ट को जो है फॉलो करके देखिएगा, आपके एग्जाम तक रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, भारत में प्रति इकाई क्षेत्र में औसत वार्षिक मछली उत्पादन में जो है हरियाणा राज्य किस स्थान पर है। तो प्रति इकाई क्षेत्र की बात करें तो वार्षिक मछली उत्पादन में हरियाणा राज्य जो है दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, केरल में मानसून पूर्व वर्षा को क्या कहा जाता है। यहाँ पे वर्ष लिख दिया गया है तो ये वर्षा आएगा भाई, ठीक है, ये वर्षा कर लेना यहाँ पर।
तो आप सभी जानते हैं अप्रैल से जो है ये अप्रैल में जो है मानसून की शुरुआत हो जाती है, और ये शुरुआत कहाँ से होती है, जो है केरल से इसकी शुरुआत होती है। तो मानसून से पहले जो है कुछ बौछारों टाइप में जो है वर्षा शुरू होती है, ठीक है, बौछार टाइप में वर्षा शुरू होती है, और इसको जो है केरल में क्या बोला जाता है, इसको केरल में मैंगो शावर बोला जाता है। मैंगो शावर इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो शावर जब आता है ना, तो मैंगो के पकने के लिए जो है ये शावर काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको मैंगो शावर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है बैंकिंग विनियम अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो बैंकिंग विनियम अधिनियम जो है 1949 में जो है अधिनियमित किया गया था। इससे पहले बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के रूप में पारित किया गया था। यानी कि कहने का मतलब है पहले इसको जब पारित किया गया था तो तब इसको जो है किस नाम से जाना जाता था, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, ठीक है, बैंकिंग कंपनी अधिनियम कब इसको पारित किया गया था, 1949 में जो है इसको पारित किया गया था, ठीक है, 1 सेकेंड, 1949 में इसको पारित किया गया था बैंकिंग कंपनी अधिनियम के नाम से। लेकिन 1 मार्च 1966 को जो है इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है, 1 मार्च 1966 को जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इसका नाम बदलकर कर दिया गया बैंकिंग विनियम अधिनियम। जो अभी वर्तमान में आप देख रहे हो ना, बैंकिंग विनियम अधिनियम, ये इसका नाम चेंज किया गया था 1 मार्च 1966 को। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अधिनियमित कभी किया गया था, 1949 में जो है इसको अधिनियमित किया गया था, ठीक है। आई होप यहां तक सारी जानकारी आसान भाषा में आपको मिली होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आप सभी जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की। और इसके हेडक्वार्टर की बात करूं तो न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान की हम बाद में बात करेंगे, पहले महासचिव की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। वर्तमान पूछा गया है तो पहला भी आपसे पूछा जा सकता है, पहला महासचिव, पहला सचिव महासचिव की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ट्रिग्वे ले हो जाएगा, ट्रिग्वे ली हो जाएगा, ठीक है, ट्रिग्वे ली इसका जो है पहले महासचिव थे। और वर्तमान की बात करूं तो अक्टूबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस जो है इसके महासचिव है। एक क्वेश्चन में यह भी पूछा गया था कि एंटोनियो गुटेरस जो है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, ये किस देश से संबंध रखते हैं, तो ये पुर्तगाल से जो है संबंध रखते हैं। ये चीज भी आप याद रखेंगे, ठीक है, पुर्तगाल से इनका संबंध है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, स्वामित्व योजना के बारे में पूछा गया है। स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आइए देख लेते हैं। स्वामित्व योजना जो है पंचायती राज मंत्रालय की एक केंद्र क्षेत्र की परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आवासीय क्षेत्र के निवासियों की संपत्ति अधिकार देना है। पहली बात तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। दूसरी बात देख लेते हैं, इसका लाभ नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासित भूमि की सीमांकित करना है। तो ये कथन भी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के। स्वामित्व योजना आपको याद रखना है किसकी योजना है, केंद्र सरकार की ये योजना है। किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है, ग्रामीण आवासीय जो क्षेत्र के लोग हैं उनकी संपत्ति की जो है उनको अधिकार देना। ये 3 पॉइंट्स जो है आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। कोरियोलस बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन जो है सत्य नहीं हो जाएगा, आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 1 लिख लेते हैं। कोरियोलस जो बल है ये अक्षांश के कोण से सीधे अनुपातिक है। चलिए एक बार हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 को देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या आ गया, कोरियोलस बल जो है दबाव ढाल बल से जो है समांतर कार्य करता है। ये कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर नहीं, ये लंबवत कार्य करता है, ठीक है।
ये लंबवत कार्य करता है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, भूमध्य रेखा पर जो है कोरियोलस बल जो है शून्य होता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और ध्रुवों पर जो है यह अधिकतम होता है कोरियोलस बल, तो ये कथन भी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो करेक्ट वाले ऑप्शन है ना, उनको भी जो है भाई आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि कुछ भी जो है पूछा जा सकता है। एक बार फिर से मैं जो है कोरियोलस बल के बारे में बता देता हूं, ठीक है। कोरियोलस बल क्या होता है, तो कोरियोलस बल जो है अक्षांश के कोण से सीधे अनुपातिक होता है, बिल्कुल सही बात है। कोरियोलस जो बल होता है ना, ये दबाव ढाल बल से जो है लंबवत कार्य करता है, ठीक है, लंबवत ये कार्य करता है। और भूमध्य रेखा पर आप सभी जानते हैं ये हमारी पृथ्वी है, ये दो भागों में बटी हुई है, ये नॉर्थ है और ये जो है साउथ है, ठीक है। और जो है ये हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है, बीच वाली जो लाइन है ये हमारी भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर जो है कोरियोलस बल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और ध्रुवों पर, यानी कि ये हमारे पोल हैं, ये हमारे पोल हैं, पोलों पर क्या होता है, अधिकतम जो है ये होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ऐसे ही याद रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, ठीक है। और ये उत्पत्ति भी याद रख लेना भाई, ये कोरियोलस जो बल होती है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसकी उत्पत्ति जो है पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है, ठीक है। पृथ्वी का जो घूर्णन होता है ना, घूर्णन, उसी की वजह से जो है ये कोरियोलस बल जो है उत्पन्न होता है। बाकी कोरियोलस बल से जितने भी इंपॉर्टेंट वन लाइन फैक्ट थे वो मैंने सारे यहाँ पर जो है लिख दिए हैं, ठीक है। ये दिशा देख लो, दिशा लिखी गई है, वस्तु की गति की दिशा के लंबवत कार्य करता है। मात्रा की बात करूं तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है कोरियोलस बल का प्रभाव, और ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जो है हमारे ये इंस्टाग्राम पेज और जो है फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लेना, और टेलीग्राम पेज को जरूर से जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, जलीय जीवों के लिए जल की डैश अधिक महत्वपूर्ण होती है। जो जलीय जीव होते हैं ना, जलीय जीव जैसे समुद्र में ज्यादातर मछलियां रहती हैं, जितने भी जो समुद्र में जीव जंतु रहते हैं उनके लिए जो है क्या महत्वपूर्ण रहता है, क्या मात्रा, जल की जो मात्रा होती है वो अधिक इंपॉर्टेंट होती है, जल की जो गुणवत्ता है वो अधिक इंपॉर्टेंट रहती है, टर्बिडिटी इंपॉर्टेंट रहती है, या फिर जल का रंग जो है इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पानी की गुणवत्ता होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है जलीय जीवों के लिए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो मछलियां होती है वो स्वच्छ पानी में जो है ज्यादा रहती है, मतलब जितने भी जीव जंतु होती है उनके लिए जो है इंपॉर्टेंट पानी की जो स्वच्छता होती है ना, पानी की जो गुणवत्ता होती है वही जो है इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये अक्टूबर 1993 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये यहां पे देख लो, एग्जैक्ट डेट जरूर याद रखना। मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को जो है गठित की गई थी। ये डेट जरूर याद रखना, पीछे एक दो जो एग्जाम्स में है ये एग्जाम डेट पूछी गई थी, ठीक है। ये जो एग्जैक्ट डेट है ना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 12 अक्टूबर, इसको जरूर याद रखना, क्योंकि 1993 जो है मोस्टली याद भी रहता है और एग्जामिनर बहुत बार पूछ भी चुका है। तो ठीक है, अब जितने भी एग्जाम्स जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, जो एग्जैक्ट डेट लिखी होती है उनको भी जो है याद रखने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा जो है की जाती थी। तो यूरोपीय उपनिवेशवाद जब होता था उस समय की जो है खेती क्या की जाती थी, तो उस समय जो है खेती वृक्षारोपण किया जाता था। जो नगदी फसलें होती है ना, वर्तमान में नगदी फसल जैसे कि जो है फ्रूट की सब्जियां हो गई, ठीक है, कपास की खेती हो गई, जितने भी ये जो है कैश क्रॉप्स होती है ना उनकी जो है ये खेती करते थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर।
क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया किस कृति को संस्कृत का प्रथम विश्वकोश माना जाता है। तो किस कृति को संस्कृत का प्रथम विश्वकोश माना जाता है, तो मानसोल्लास जो है ना, ये इसको जो है संस्कृत का प्रथम विश्वकोश माना जाता है। 12वीं शताब्दी में इसको लिखा गया था। ये देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने सारी चीजें। संस्कृत का प्रथम विश्वकोश जो है मानसोल्लास को माना जाता है। यह ग्रंथ 12वीं शताब्दी में कल्याणी चालुक्य वंश के राजा थे सोमेश्वर तृतीय, इनके द्वारा जो है यह ग्रंथ लिखा गया था। और इसे अभिलाषितार्थ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है इच्छाओं की पूरी करने वाला रतन। ठीक है, ये 3 से 4 लाइन जरूर है, इनको इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना भाई, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है स्वतंत्रता के बाद भारत ने एक ऐसी आर्थिक प्रणाली की परिकल्पना की जिसकी सबसे अच्छी विशेषता है। तो स्वतंत्रता के बाद आप सभी जानते हैं खाद्यान्न की कमी पड़ गई थी, खाद्यान्न की जरूरत पड़ी थी, व्यापार की जरूरत पड़ी थी। तो उसके लिए जो है किस परिकल्पना की जो है सबसे ज्यादा विशेषता थी, आर्थिक प्रणाली के लिए जो है किसकी परिकल्पना की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाजवाद और पूंजीवाद जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता के बाद भारत की आर्थिक प्रणाली की सबसे अच्छी विशेषता समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रण है। ठीक है, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट मिश्रित अर्थव्यवस्था ना देके आपको यह दिया जा सकता है समाजवाद और पूंजीवाद। मतलब समाजवाद इसमें लोगों की भी देखरेख जो है शामिल होती है, लोगों को देखरेख के जो है क्या बोलते हैं उसको तैयार करना रणनीति, और जो है पूंजीवाद का मिश्रण, मतलब समाजवाद और पूंजीवाद का मिश्रण क्या कहलाता है, तो इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा, समाजवाद और पूंजीवाद। इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। बाकी पिछली वीडियोस आपने देखी है तो पिछली वीडियोस में मैं क्या बता के आया हूं, पिछली वीडियोस में मैंने 3-4 आपको डेफिनेशन दी थी। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की भी उसके अंदर डेफिनेशन थी, पूंजीगत अर्थव्यवस्था की भी उसके अंदर डेफिनेशन थी, 3-4 डेफिनेशन थी। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, कल ही वाली वो वीडियो मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं प्रीवियस वीडियो जो है जरूर देखा कीजिएगा, हर वीडियो से आपको लॉट्स ऑफ नॉलेज जो है यहां पर प्राप्त हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित प्रसिद्ध सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, किससे संबंधित है। तो बिग बैंग थ्योरी जो है ये एडविन हब्बल से संबंधित है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी जो है एडविन हब्बल से संबंधित है, जबकि इसका जो मूल सिद्धांत है ना, मूल सिद्धांत ये मूल सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिया था। ठीक है, जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा जो है ये दिया गया था। यहां पे देखो बिग बैंग थ्योरी एडविन हब्बल से संबंधित है, जबकि सिद्धांत के मूल प्रस्ताव जो है जॉर्ज लेमेंटेयर ने दिए थे। अब इसका क्या मतलब है, मूल सिद्धांत का मतलब ये है भाई, जो इसके जो नियम कायदे कानून जो बताए थे ना, वो जॉर्ज लेमेंटेयर के द्वारा बताए गए थे, लेकिन इसको सिद्ध किसने किया, सिद्ध इसको किया था एडविन हब्बल के द्वारा। मतलब साइंटिफिक तरीका बता के मैथमेटिकल प्रोसेस से जो है इसको प्रूव करके दिखाया था कि हाँ भाई ये जो बिग बैंग थ्योरी है ना, इसी से जो है हमारी पृथ्वी जो है उसका ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। मतलब ये सिद्ध करके दिखाया था एडविन हब्बल ने। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, एडविन हब्बल से ये संबंधित है, लेकिन मूल प्रस्तावित की बात करूं तो यकीन मानिएगा ये दोनों में से एक ही ऑप्शन देगा, दो नहीं देगा। क्या पता एडविन हब्बल ना दे और आपको दे दे जॉर्ज लेमेंटेयर। तो ठीक है, दोनों नाम इसीलिए जो है यहां पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सभी भूमि बंधकों को किसने रद्द किया था। तो सभी भूमि बंधकों को जो है किसने रद्द किया था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ग्रीक राजनेता था सोलोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोलोन था। कौन था ये, ग्रीक का राजा था। ठीक है, ग्रीक का राजा था। इसने सभी भूमि बंधकों को जो है रद्द कर दिया गया था। 594 ईसा पूर्व में जो है, यहाँ पे लिखा भी होगा ना, ये रहा 594 ईसा पूर्व में जो है एथेंस में एक्रोपोलिस पर लगे ऋण संबंधी मार्करों को हटाकर उन्होंने यह कार्य किया था, जिससे कर्ज के कारण दासता को जो है
समाप्त किया गया। ठीक है, ये आप याद रखना। अब देख लो यहाँ से आपको पता चल गया होगा HSSC का लेवल क्या है, और जब वो अपने अपने वाली पर आती है ना HSSC पूछने पर कि भाई मैं अब पूछ के दिखाऊंगी क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन निकलते हैं, और इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी जो है नहीं कर सकते, यकीन मानिएगा, जब तक आप इनकी तैयारी नहीं करेंगे। तैयारी कैसे करेंगे, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइएगा। सारी चीज़ें अभी करंट टाइम में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो बिल्कुल जीरो से, शुरुआत से, और जो है कंसेप्चुअल तरीके से जो है समझाई जा रही है। MCQ की बारी कब आएगी, जब आपका फिजिकल की डेट आ जाएगी ना, उसके बाद जो है सिर्फ MCQ की बारी है, और इतने MCQ आपको क्वेश्चन दे दूंगा भाई साहब, एग्जाम से पहले ऐसी तैयारी टनाटन आपकी तैयारी हो जाएगी। आप इतने कॉन्फिडेंशियल तरीके से जो है एग्जाम हॉल के अंदर जाएंगे कि भाई जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ना, छीतड़े उड़ा दोगे आप उसके। 2024 वाला क्वेश्चन पेपर मत देख लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। आपको तैयारी 2021 वाले की ही करनी है, 2021 के लेवल की आपको तैयारी करनी है, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। थोड़ा सा भी सीरियस है तो इस प्ले लिस्ट को फॉलो कर लेना। बाकी भाई आपका फ्यूचर है आपके हाथों में, आप ज़्यादा बेटर जानते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 17 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो 17 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, मतलब संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम रूप से संविधान में अपने हस्ताक्षर किए थे। तो ये पूछा गया भाई 24 जनवरी को 1950 को जो है संविधान पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे, तो कितने जो है उसके अंदर सदस्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 284 जो है उस समय उसके अंदर मेंबर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में भी प्रीवियस वीडियो में मैं डिटेल से बता के आया हूं। पुलिस पदानुक्रम में निम्नलिखित में से कौन निम्नतर है, निम्नतर मतलब छोटा जो है, इन चारों में से पूछा गया कौन सा पद जो है वो सर्वाधिक छोटा है। तो सहायक उप निरीक्षक जो है इन चारों के अंदर जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी ना, तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा, ये मैं आपको बता के आया हूं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो मैंने बताई हैं, इनके बीच में जितने भी पोस्ट आई है ना, सभी के बारे में मैंने डिटेल से बताया। सबसे छोटा जो है वो हो जाएगा कांस्टेबल। ठीक है, कांस्टेबल हो जाएगा, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, डीजीपी हो जाएगा। ठीक है, डीजीपी जो है ये सबसे बड़ा हो जाएगा। अब इन चारों का क्रमवार देख लो भाई, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले जो है कांस्टेबल आएगा। ठीक है, सबसे पहले कांस्टेबल आएगा, फिर आएगा हेड कांस्टेबल, फिर आएगा सहायक उप निरीक्षक जिसको एएसआई बोला जाता है, फिर आएगा उप निरीक्षक जिसको एसआई बोला जाता है, फिर आएगा आपका निरीक्षक आएगा। ठीक है, और फिर आएगा आपका पुलिस अधीक्षक यानी कि जिसको डीएसपी बोला जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से जो है आप याद रखिएगा। पिछली वीडियोस में कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक सभी के रैंक मैंने बता दिया है, पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, और अंतिम पर सबसे जो है कौन आएगा। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में बोला गया भारत में बेरोजगारी दर डैश द्वारा जारी की जाती है। तो भारत में बेरोजगारी दर जो है किसके द्वारा ये प्रकाशित की जाती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के द्वारा जो है भारत में बेरोजगारी दर को जो है जारी किया जाता है। मतलब कितनी बेरोजगारी है भारत के अंदर, ये सारी जानकारी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र जो है जारी करता है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया विश्व व्यापार संगठन, अभी पिछली वीडियो में ही हम बात करके आए हैं आईएलओ के बारे में। ठीक है, का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आईएलओ का जो है मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना ही जो है विश्व व्यापार संगठन का जो है मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, आईएलओ, अरे ये आईएलओ लिख दिया क्या मैंने, डब्ल्यूटीओ आएगा भाई। ठीक है, डब्ल्यूटीओ फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई, स्थापना हुई 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करूं तो कहां पर हो जाएगा, जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है,
जिनेवा में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी इजी है, आई होप आप सभी को आता होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि भारत, इंडिया अर्थात भारत मतलब सभी राज्यों का जो है एक संघ होगा भारत। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो है बताया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में जो है भारत के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है भाग 1 के अंतर्गत आता है ये, और भाग 2 के अंतर्गत क्या आता है? नागरिकता आती है। नागरिकता के अनुच्छेदों की बात करूं तो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो है भारत के नागरिकता की बात की गई है। उसके बाद भाग 3 के अंतर्गत क्या आते हैं? हमारे मौलिक अधिकार आएंगे। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से जो है मेंशन किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक जो है हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद भाग 4 के अंतर्गत जो है आपको क्या देखने को मिलेंगे? डीपीएसपी देखने को मिलेंगे, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपको देखने मिलेंगे। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं? तो ये अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 के बीच में जो है वर्णित किए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको ऐसे ही याद रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, माफ कीजिएगा 22 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहा गया है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को डैश में अधिनियमित किया गया था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। 1872 में जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देना, 2025 वाली रैंक जरूर याद रख लेना, ठीक है। 2025 में भारत की रैंक क्या है वो आप जरूर याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। और 24 में बोला गया सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? तो ये 1615 में जो है जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है। आप सभी जानते हैं मुगल साम्राज्य की नींव जो है 1526 में बाबर के द्वारा डाली गई थी, और जो है लोधी वंश का उसने सफाया कर दिया गया था। और बाबर ने जो है 1526 में नींव डाली थी मुगल साम्राज्य की। उसके बाद जो है 1530 में जो है बाबर की मृत्यु होने के बाद गद्दी पर कौन बैठा? इसका बेटा हुमायूं बैठा। हुमायूं के बाद जो है 1556 में गद्दी पर कौन बैठा? तो गद्दी पर कौन बैठा था? अकबर बैठा था, उसका बेटा अकबर बैठा था। और अकबर के बाद जो है 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई तो 1606 में गद्दी पर कौन बैठा था? अकबर का बेटा जो है जहांगीर गद्दी पर बैठा था। ऐसे ही चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, और ऐसे ही जो है आपका सिलेक्शन जो है चाहे कितना भी इजी का डिफिकल्ट लेवल आ जाए आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर का, अगर इस तरीके से आपने तैयारी की होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान तरीके से जो है क्रैक कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया? हरित क्रांति का प्रथम चरण लगभग डैश में प्राप्त किया गया। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1960 से 70 का जो मध्य था ना, इसी में जो है हरित क्रांति का जो है प्रथम चरण लागू किया गया था। विश्व हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है, और भारत की हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर स्वामीनाथन को बोला जाता है। दोनों चीज़ें आपको याद होगी आई होप। और ये हमारे टोटल आज के 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, कितनी नॉलेज जो है, अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी भी नॉलेज गेन कर रहे हैं तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे मोटिवेशन के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है? बार बार बताने की जरूरत ना पड़े, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ या फिर जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो बिल्कुल PDF अगर आप बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।